आज का जो क्लास है ना, ये क्लास चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो या हिस्ट्री सब्सिडरी हो, उसके लिए रामबाण है। सिर्फ आज के क्लास से एक क्वेश्चन तो पक्का रहने वाला है, गारंटी के साथ 20 मार्क्स का। और आपको 5 ही लिखना है। अगर एक क्लास से 5 एक क्वेश्चन मिल रहा है, बाकी टोटल देखिए 6-7 क्लास ही हुआ हिस्ट्री का, वो सबसे पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि इस पहला क्लास है धम्म से क्या समझते हैं, अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखें। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर कुछ बातचीत करते हैं आप लोगों से, एग्जाम के विषय में जरूरी। धम्म से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। और उसके बाद है कि अशोक के धम्म पर, अशोक जो धम्म को अपनाया मौर्य शासक, अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखें, एक निबंध। ठीक, तो इस क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले देखिए होता क्या है कि आप में या आप लोगों में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, आप लोग आए हैं अभी अभी साइंस को छोड़ के, और इससे पहले आपने जो भी एग्जाम दी है वो साइंस का एग्जाम था। और आपके दुख को मैं बहुत अच्छे से तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी अभी अभी साइंस छोड़ के जब आर्ट्स में प्रवेश किया था, अभी नहीं कुछ सालों पहले, तो हुआ क्या था। देखो साइंस और आर्ट्स में अंतर क्या है। साइंस में दो ही चीज होती है, एक होता है ब्लैक एंड एक वाइट, व्हाइट और ब्लैक। मतलब या तो चीजें सही हैं या तो चीजें गलत हैं। लेकिन ये जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इसके साथ बड़ी व्यापक बात हो जाती है। इसमें चीजें ना ही गलत होती है, मतलब रॉन्ग भी नहीं होता है, और जो है राइट भी नहीं होता है। मतलब ना ही ब्लैक होती है ना ही व्हाइट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, इसके बीच की रास्ता है ये आर्ट्स। तो अगर तुम कुछ भी लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत नहीं है, बस चीजें वही होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। और आप कितना भी परफेक्ट लिख दे रहे हो, आप सही नहीं हो। आप एक चीज देखते होंगे, यूपीएससी बीपीएससी वाले जो एग्जाम्स लेते हैं, जो टॉपर होता है, जिसका रैंक 1 होता है, पता है उसका मार्क्स कितना आता है टोटल मेंस में से? 55%, 52%, 50%, और वो टॉपर होता है। क्योंकि 100% परफेक्ट आर्ट्स में कुछ भी नहीं होता है। तो आप जो मैथ वाला दिमाग लगा रहे हैं कि सर जी मैथ मेरा अच्छा है, तुरंत आंसर मिला बस बात खत्म, वो चीजें यहाँ नहीं चलती है। यहाँ होता क्या है कि आप कुछ भी लिखते चलो बहते चलो। पूछ रहा है अशोक की धम्म नीति बताओ, अशोक कौन था, कहाँ से आया, क्या क्या किया, उसके बाद बताओ धम्म क्या होता है, धम्म का मतलब क्या होता है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अपनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अपने दिमाग से बताओ कि अब मेरा विचार है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता। फ्लो में लिखते चलो 4-5 पेज, कोई मतलब नहीं क्या जा रहा है, कहाँ लिख रहे हैं। यही होती है आर्ट्स, मतलब कला, लिखने की कला। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं बाबू आपको। अभी कुछ दिन पहले मैंने मेंस लिखी, मुझे जो लोग जानते हैं पर्सनली वो तो जानते ही हैं। मेंस लिखने से जो आज मेरा एग्जाम है, तो रात को मुझे मन ही नहीं कर रहा था, जिसमें से आप लोगों को मैसेज भी किया कि मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, डिप्रेशन में चला गया हूँ, तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। लेकिन बात यह था कि मेरा दिमाग ही ब्लैंक था, कुछ था ही नहीं यार दिमाग में। लेकिन जब एग्जाम देने गए ना, बहुत मजा आया। 6 घंटे का रेगुलर, 2 पेपर 3-3 घंटे का, और बहुत मजा आया। क्या लिखे, रिजल्ट चाहे जो भी रहे, लिखने में जो मजा आया वो बात छोड़ दो। संतोष मिला, वो सुकून मिला। बस जो आता था लिखते जाते थे, जो आता था लिखते जाते थे। रूम में आके मिला, एक आध क्वेश्चन ऐसे लिखे जिसका आंसर और क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, लेकिन लिखे। तो बस वही चीज है, आप खुद पर भरोसा करो और जो मन करे वो लिख के आना। जरा सा भी डरना मत कि हम क्या लिख रहे हैं, ये कैसे होगा, नहीं हुआ तो भाई क्या होगा, बिल्कुल नहीं डरना है भैया। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका एक आध पेपर में जो है क्रॉस लग भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, साल थोड़ी बर्बाद होगा। अगले साल वाले पेपर में एक पेपर ज्यादा देना होगा आपको, बस इतनी सी बात है। और अगले साल तक आप आर्ट्स में ढल चुके होंगे, हमको पता है। अभी बड़ी मुश्किल हो रहा होगा खुद को ढालना, और अभी अभी मैथ्स पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, एकदम परफेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट चीज़, और यहाँ ब्राउन ब्राउन चीज़ आ गई है, ना ही ब्लैक है ना ही व्हाइट है, तो मुश्किल है। लेकिन अगले साल तक आप धीरे धीरे ढल जाएंगे। गलती थोड़ी आप लोगों ने की। मैंने आप लोगों को किताब कब खरीदवाया पता, सोचिए, बिपिन चंद्रा का किताब आप कब खरीदे। अगर एक बार भी आर पार पढ़ चुके होते ना, तो ये जो आप थोड़ी सी परेशानी है, खैर वो कोई अलग बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस
हम ये कहना चाह रहे हैं कि धैर्य रखिए। अगर पढ़ने का मन नहीं करता है ना तो मत पढ़िए, बिना पढ़े चले जाइए एग्जाम देने। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि आप अगर एक आंसर को 4 पेज के जगह 2 पेज भी लिख के आओगे ना तो आपका आंसर अन्य किसी से तो बेटर ही होगा। यकीन नहीं हो तो पहला दिन ही एग्जाम में आपको बुझा जाएगा कि आपके आसपास जो भी घोचू चोमू गधा जो सब बैठल है क्या लिख रहा है। गाइड छापल है, कोई अपना ओढ़नी से छाप के लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। किसी से पूछा गया है मौर्य वंश तो गुप्त वंश के बारे में छाप के आया है, ओढ़नी में वही लिखे जा रहा है। आपको उस वक्त खुशी मिलेगी और टेंशन मत लीजिए, सेंटर बहुत अच्छा जगह है। चलिए शुरू करते हैं। धम्म से क्या समझते हैं? अशोक की धम्म पर एक निबंध लिखना है। ठीक, तो धम्म से क्या समझते हैं? या अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखना है। तो देखते हैं धम्म क्या है। देखिए, अशोक के हृदय परिवर्तन के लिए अर्थात अशोक का धम्म को अपनाने के लिए हम जो बोल रहे हैं वो लिखना है। बाकी हम तो कोड करते हैं बोर्ड पे, पूरा वर्ड कहाँ लिखते हैं। कि अशोक को का हृदय परिवर्तन अर्थात अशोक के धम्म को अपनाने के लिए अलग अलग इतिहासकारों का विभिन्न मत है। धम्म को अपनाना जो है विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न मत है। इनके अनुसार अशोक के धम्म अपनाने के पीछे कलिंग युद्ध का होना सिर्फ एक कारण है अनेक कारणों में से। क्या बोल रहे हैं कि अशोक का धम्म को अपनाने या हृदय परिवर्तन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। विभिन्न विद्वान इनको अलग अलग कारणों से मानते हैं और कलिंग युद्ध का होना उन्हीं सारे कारणों में से सिर्फ एक कारण है, ना कि संपूर्ण कलिंग कारण सिर्फ कलिंग युद्ध है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई। अब देखो हुआ क्या कि मगध का जो विस्तार था, जो कि मगध से ही मौर्य साम्राज्य की वैसे नींव तो अलग पड़ी है, अगला क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि मगध का जो विस्तार होना था वो अपनी चरम सीमा तक हो चुकी थी। चरम सीमा मतलब जहां तक होना था उसकी विस्तार हो चुकी थी। मगध का विस्तार अपनी चरम सीमा तक हो चुकी थी। अशोक एवं इनके पूर्वज, अशोक के पिता बिंदुसार और उनके बिंदुसार के पिता अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी जो है मगध साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार कर चुके थे। इसीलिए अब मगध की जो है, मगध को जरूरी थी स्थिरता की, शांति की। किस चीज की जरूरत थी मगध को? स्थिरता और शांति की जरूरत थी, ताकि मगध का क्या हो सके, सुदृढ़ीकरण हो सके, मगध को मजबूती प्रदान किया जा सके। यहां तक बातें स्पष्ट है कि धम्म अपनाने के पीछे बहुत सारे कारणों में से एक कारण कलिंग है, ऐसा विभिन्न विद्वानों का मानना है। कि अब देखो हुआ क्या कि मगध साम्राज्य के जो विस्तार जहां तक होना था उनके चरम सीमा तक हो चुकी थी। अशोक उनके पूर्वज मिलकर जितना करना था वो कर चुके थे। ठीक, उसके बाद है कि अब मगध साम्राज्य को स्थिरता, शांति और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता थी, जो अब युद्ध नीति से संभव नहीं था। युद्ध नीति से सिर्फ विस्तार हो सकता है, मजबूती प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक, अब देखो ऐसी स्थिति में धर्म के कई शाखाएं चल चुकी थी, जिसको आपके बुक में स्कूल लिखा हुआ है, शाखाएं समझिए उसको। ऐसी स्थिति में धर्म के विभिन्न स्कूल चल चुके थे और समाज में अनेक प्रकार की अंधविश्वास फैल चुकी थी। क्या बोल रहे हैं? समाज में अनेक प्रकार की अंधविश्वास फैल चुकी थी, जैसे कि पशु बलि, स्त्रियों को लेकर बहुत सारी बुराइयां फैल चुकी थी, धार्मिक कर्म कांड में लोग फंसे हुए थे। तो इस प्रकार समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां और ब्राह्मण धर्म में अनेक सारी समस्याएं उत्पन्न कर दिया था। ठीक, ऐसे में पशुवध होना और स्त्रियों की स्थिति, शूद्र लोगों की स्थिति काफी ज्यादा, क्या बोल रहे हैं, स्त्रियों एवं शूद्र की स्थिति बहुत ज्यादा निम्न हो चुकी थी, जो समाज में एक व्यापक बुराई को दर्शा रहा था। ऐसे में अशोक जो है, अशोक बचपन से ही क्या था, संवेदनशील था। हम आगे क्या बोले, स्थिरता और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता के बाद अगला पैराग्राफ क्या था कि धम्म कि मगध साम्राज्य में या भारत में धर्म के अलग अलग ब्रांच चल चुके थे, जिसमें अनेक प्रकार की अंधविश्वास, जैसे पशु बलि, अनेक प्रकार की कर्मकांड, धार्मिक बुराई, स्त्री और शूद्रों की स्थिति बहुत ही निम्न थी। ब्राह्मण धर्म में व्यापक अविश्वास, अंधविश्वास जैसी स्थिति आ चुकी थी, जो समाज में बुराइयां फैलाते जा रही थी। ठीक, अब आगे क्या है कि अशोक बचपन से ही संवेदनशील थे। संवेदनशील मतलब दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाने वाला व्यक्ति था, और जो है जन साधारण के कल्याण के लिए वे हमेशा सोचते रहते थे।
तो जन साधारण के कल्याण के लिए वे हमेशा सोचते रहते थे। इसीलिए अशोक ने जो है युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। ठीक, अब अशोक का जो धम्म है वो 2 स्तंभों में लगी हुई है। अशोक के धम्म नीति क्या है? 2 स्तंभों में लगी हुई। अब धम्म पे के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक की धम्म जो है 2 स्तंभों में लगी हुई है। पहला स्तंभ है आपका, स्तंभ मतलब 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक था सकारात्मक उद्देश्य और एक था नकारात्मक उद्देश्य। क्या बोल रहे हैं? अशोक के धम्म 2 भागों में बटा हुआ है। पहला अशोक का सकारात्मक उद्देश्य और एक है नकारात्मक उद्देश्य। सकारात्मक का मतलब क्या करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सकारात्मक का उद्देश्य क्या था? क्या करना चाहिए। और नकारात्मक उद्देश्य का मतलब है क्या नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि नेगेटिव धर्म है, कुछ गलत है, नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। तो अशोक का धम्म 2 भागों में बट गया था। ठीक, तो क्या करना चाहिए और अगला है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, सकारात्मक और नकारात्मक 2 भागों में बटा हुआ है आपका अशोक का धम्म। अब क्या करना चाहिए, इसके लिए अशोक ने कहा सत्य बोलिए। ठीक, अहिंसा का पालन कीजिए। ठीक, उसके बाद ईमानदार रहिए। ठीक, सदाचार का पालन कीजिए। ये अशोक के धम्म का सकारात्मक उद्देश्य है जो जनता को संवेदनशील बनाना चाहता है। अशोक जो है अपने शिलालेख के 3रे शिलालेख में, अब देखिए एक तरफ से शिलालेख का चर्चा करते हैं। अशोक ने टोटल 7 को स्तंभ लेख लिखवाए जिसमें अपने धर्म का प्रचार किया। गौर से सुनना, ये भी आपका लाइन बन सकता है। अशोक ने टोटल 7 स्तंभ लेख लिखवाए, बड़े बड़े स्तंभ लेख, जिन्होंने अपनी आदेश को, अपनी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए, जैसे आजकल पोस्टर होर्डिंग नहीं देखते हैं, उसी तरह क्या था स्तंभ लेख। तो अशोक ने 7 स्तंभ लेख लिखवाए जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। और 14 शिलालेख लिखवाए पत्थर पर, जिसके माध्यम से वो अपने विचार, अपने धार्मिक नीति को फैलाने का प्रयास किया। ठीक, तो ऐसे में अशोक के जो 3रे शिलालेख थे, क्या बात कर रहे हैं हम, अलग अलग शिलालेख की बात करेंगे। एक तरफ से व्याख्या देखिए, 3रे शिलालेख जो थे, इसमें ये कहते हैं कि लोगों को अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमेशा माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। क्या बोल रहा है 3रे शिलालेख में? लोगों को हमेशा अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। किसी भी जीवित प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और माता पिता का अवहेलना नहीं करना चाहिए। वास्तव में अशोक का 3रा शिलालेख जो है चक्षुदान, चक्षु मतलब आंख होता है, तो मनुष्य को एक सही दृष्टि प्रदान करता है, जीवन जीने के सही रास्ता पर जाने का प्रयास करता है। ठीक, तो अब ये 3रा शिलालेख का सकारात्मक बात पे अभी बात कर रहे हैं, नकारात्मक अभी शुरू नहीं किए हैं हम लोग। अब अगर बात करते हैं 11वें शिलालेख, तो 11वें शिलालेख पर अशोक ने जो है दान का जिक्र किया है। देखो, जब भी हम लोग किसी को दान देते हैं तो बोलते हैं कितना रुपए दो भाई? 11 रुपए दो। 10 रुपए नहीं देना चाहिए, सुनना होता है, उसमें 0 होता है। कितना दो? 11 रुपए। तो 11वें शिलालेख में उन्होंने दान की जिक्र की है। अशोक ने गरीबों को, लाचार लोगों को या असहाय लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए लोगों में दान को अपनाना कहा है। कहा दान सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अशोक क्या कह रहा है कि दान जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है और लोगों को दान करना चाहिए। साथ ही साथ अपने प्रियजनों, भाई बंधुओं, अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी दान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चुड़ैल तो गुरु दक्षिणा देती नहीं है, पैसा नहीं, गुरु दक्षिणा फी नहीं होता है, याद रखना बाबू। अब बात करते हैं हम लोग, तो दान को बढ़ावा दे रहे हैं कौन? अशोक। अब अगला बात करते हैं 13वें शिलालेख का। 13वें शिलालेख, अब देखो अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म विजय की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि धम्म विजय जो है सामान्य विजय के समान है, मतलब युद्ध के साथ जिस प्रकार विजय किया जाता है ना, उसी तरह धर्म के द्वारा खुद को जीत लेना, मन को जीत लेना, ये युद्ध से जीतने से ज्यादा बड़ा सम्मान है। ठीक, अगर आप अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करके लोगों को जीत रहे हैं, उसके हृदय को परिवर्तित कर दे रहे हैं, ये सारी भाषण लिखना है कि यदि अपने विचारों से लोगों के हृदय को परिवर्तित कर दे रहे हैं तो ये अन्य विजय, युद्ध के द्वारा किए गए विजय से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ये 13वें शिलालेख में कहता है।
याद कैसे रखेंगे? अगर युद्ध करोगे तो लोग मर जाएंगे, मरने के बाद क्या होता है? तेरहवीं होता है। तो कहता है युद्ध मत करो, तेरहवीं हो जाएगा। धर्म विजय जरूरी है। ठीक, अब आगे देखिए, अशोक ने यात्राएं की, बहुत सारी यात्राएं की, और अशोक विभिन्न यात्राओं के माध्यम से लोगों को समझने का प्रयास किया, अपने देश में अपने धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया, ब्राह्मणों से, विभिन्न विद्वानों से मिले, उनसे ज्ञान लिया, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। ठीक, अब बात करते हैं, अशोक का एक है चौथा शिलालेख, 4 नंबर का, यानी चौथा शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक अपने अफसरों को हिदायत देते हैं कि हर नियमित अंतराल पर अपने राज्य में घूमिए। अफसरों को क्या कहते हैं? ऑर्डर देते हैं, राजा है ना। अफसरों को चौथा शिलालेख में कहते हैं भाई 4 लोग जाओ घूम के आओ। चौथा शिलालेख में क्या कहते हैं? 4 लोग जाओ और घूम के आओ, अपने राज्य में जनता की समस्याओं सुनाओ, उनकी समस्या को समझो और दूर करने का प्रयास करो, भ्रष्टाचार को मिटाओ। ये अशोक के चौथा शिलालेख में अपने अफसरों को आदेश देते हैं। ठीक, अब देखो, बात करते हैं इसके नकारात्मक में। नकारात्मक में अशोक कहते हैं कि क्रूरता नहीं करना है, क्रूरता नहीं करनी है। ठीक, अब इसमें कहता है क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करनी है। ये सब नकारात्मक विचार के तहत, मतलब नकारात्मक आज्ञा में मना करने, निषेधात्मक, नकारात्मक मत लिखेगा निषेधात्मक आज्ञा में क्रूरता, क्रोध और अहंकार को निषेध करता है। मोह का त्याग करने कहता है, ईर्ष्या का त्याग करने कहता है, ताकि जीवन आसान हो सके। अब सारांश कैसे लिखेंगे? तो कुल मिलाकर अशोक का जो धम्म था वो सभी धर्मों का सार है, किसी एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों का सार है, जो सत्य अहिंसा पर लोगों को चलने के लिए और एक अच्छे मानवता भरी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, यहां तक हो गई आपकी एक क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसी वीडियो में। अशोक के विदेश नीति और साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में कलिंग युद्ध का महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, होता क्या है, अशोक की विदेश नीति शब्द को समझिए। अगर समझ रहे हैं, विदेश नीति मतलब अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बगल वाले देश के साथ अथवा किसी अन्य देश के साथ उसका कैसा संबंध रहा है, अच्छाई संबंध, बुराई संबंध, सारे नीति को क्या कहेंगे? विदेश नीति कहेंगे। और साम्राज्य विस्तार आप जानते हैं, अपनी साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना, बगल वाले देश को जीतकर अपने में मिला लेना, ये साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में जो है। कलिंग युद्ध का क्या महत्व है ये भी बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अशोक की विदेश नीति के बारे में। ठीक, तो देखिए, अशोक सम्राट बनने से पूर्व हम बात करते हैं। अशोक का जो सम्राट बनने से पूर्व ये तक्षशिला का राज्यपाल था। गौर से सुनिएगा, तक्षशिला का क्या था? राज्यपाल था। ठीक, राज्यपाल का क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए यह एक देश है, जैसे अभी एक देश है भारत। ठीक, अब भारत में ढेर सारे राज्य हैं, मान लो ये 4 राज्य हैं। ठीक, तो अब ये देश पर एक राजा होता था। अशोक के पिताजी मान लीजिए बिंदुसार जी, यहाँ पर राजा बैठे हुए हैं। अब अलग अलग राज्य पर, जिस तरह अभी देखें प्रधानमंत्री हमारे श्री मोदी जी हैं, ठीक, और अलग अलग राज्य में उनके मुख्यमंत्री हैं। जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री कुर्सी कुमार जी और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री जैसे अलग अलग हैं। तो उसी तरह केंद्र पर एक राजा होता था और उसके अलग अलग राज्य पे एक राज्यपाल होती थी। ठीक, जैसे अभी के समय। लेकिन राज्यपाल की एक खास विशेषता क्या थी कि वे मुख्यतः राजकुमार ही होते थे। क्या होते थे? राजकुमार ही। और ऐसा माना जाता है कि राजकुमार को ही राज्यपाल इसीलिए मनाया जाता था ताकि वो राजा देख सके कि मेरे बाद कौन सबसे अधिक योग्य उत्तराधिकारी है, मेरे बाद कौन अच्छा उत्तराधिकारी बन सके। उसके लिए ट्रेनिंग के लिए, यानी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण के लिए उन्हें एक छोटा सा राज्य चलाने के लिए दे दी जाती थी। यहाँ तक बात के लिए कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? तो अब देखते हैं कि ये अशोक अपने राजा बनने से पूर्व क्या थे कि तक्षशिला के राज्यपाल थे। तो तक्षशिला के राज्यपाल रहते ही वे अपने पूर्वजों की भांति अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास कर रहे थे। मतलब राज्यपाल के तौर पर ही वो अपने पूर्वजों के भांति अपने साम्राज्य विस्तार का, पूर्वज मतलब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी साम्राज्य विस्तार की, उसके बाद बिंदुसार ने साम्राज्य विस्तार की। बिंदुसार को तो अमित्र घात कहा जाता था, मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला, मारिए डालता था साफे।
तो जैसे बिंदुसार ने अपनी साम्राज्य विस्तार की, तो इन्होंने भी अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। तो अब विदेश नीति का ये क्या है कि अपने आसपास में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। हालांकि ये अन्य देशों के साथ, जो दूर दराज के देश पड़ते थे या विदेश पड़ते हैं, आपके भारत की सीमा से बहुत दूर पड़ते थे, उनके साथ वे अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी रखते थे। कैसा संबंध? मैत्री पूर्ण संबंध भी रखा करते थे। इसका प्रमाण ऐसा मिलता है कि ये यमन देश में अपने राजदूत भेजते थे और यमन देश से आने वाले राजदूतों का ये स्वागत भी किया करते थे। तो जिससे ये पता चलता है कि ये विदेश नीति में काफी कुशल राजा थे। किस राज्य के साथ कैसी व्यवहार करना है इन्हें अच्छी तरह से पता था। ये लिखना है, इससे ये पता चलता है कि विदेश नीति में ये काफी कुशल राजा थे। किस राज्य के साथ कैसा व्यवहार करना है इन्हें अच्छी तरह से पता था। अब देखो है क्या, इनके विदेश नीति का एक अन्य भाग था कि जो राज्य मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं है लेकिन मौर्य की सीमा को छू रहा है, उस पर आक्रमण करना और उसे अपनी पर शामिल कर लेना। ठीक, इसके तहत ही इन्होंने सर्वप्रथम अशोक ने जो पहला आक्रमण किया, अशोक के सम्राट बनते ही जो पहला आक्रमण था वो कश्मीर पर आक्रमण था। कहाँ था? कश्मीर पर आक्रमण था। ऐसा जो है पता हमें एक इतिहास से चलता है जिसका नाम है राजतरंगिणी। देखो, राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसका लेखक है कलहन साहब। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रायतरंगिणी के बारे में। रायतरंगिणी जो एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कलहन। इस पर कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। क्या चलता है? कश्मीर का इतिहास। और राजतरंगिणी में ऐसा लिखा गया है कि कश्मीर के पहले सम्राट यानी प्रथम सम्राट अशोक है। प्रथम सम्राट कौन है? अशोक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अशोक से पहले ना ही इनके पिता बिंदुसार ना ही इनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रहा था? कश्मीर पर आधिपत्य रहा होगा। अर्थात सबसे पहले कश्मीर को किसने जीता? अशोक ने जीता। ठीक, यहां तक आ गई। अब आते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। तो अब हेडलाइन उसके नीचे बना देंगे क्या? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। अब 13वें अशोक का जो हम बोले कि कितने शिलालेख? 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 7 गो स्तंभ और 14 शिलालेख। तो उसमें से अशोक का जो 13वें शिलालेख थे उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन का मिलता है। क्या बोल रहे हैं? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अशोक के राज्य अभिषेक के, अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ उस राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष, मतलब जिस साल राज्य अभिषेक हुआ उसके 9वां साल, 9वें वर्ष जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। अब देखो, अशोक के शासनकाल में कलिंग एक प्रबल राज्य था, मतलब काफी शक्तिशाली राज्य था और उसके पास एक विशाल सेना थी। क्या बोल रहे हैं? अशोक जिस समय शासक बना ना, कलिंग एक प्रबल राज्य, शक्तिशाली राज्य था और उनके पास एक विशाल सेना थी। ठीक, अब विशाल सेना वाले को जीतना तो आसान होता नहीं है। देखो, इससे पहले घनानंद के शासनकाल में कलिंग पर जो है घनानंद, अभी देखिए आपको एक बार याद दिलाते हैं कि मौर्य वंश से पहले कौन सा था? नंद वंश था। उसके बाद क्या आया? मौर्य वंश। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। तो घनानंद के शासनकाल में जो है कलिंग किसके अंतर्गत थे? मगध के अंतर्गत ही था। लेकिन घनानंद पर जब आक्रमण करके चंद्रगुप्त ने किसको जीता? मगध को जीता। तो उस दौरान एक संक्रमण काल बनी जिस समय किसका? नंद वंश का पतन हो रहा था। नंद वंश के जब धीरे धीरे नंद वंश पतन हो रहे थे और मौर्य वंश का धीरे धीरे उत्थान हो रहा था, तो इसी वक्त समय पाकर कलिंग ने अपने आप को सुदृढ़ करके स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र करके अपना विशाल साम्राज्य बना लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया। क्या बता रहे हैं? जरा ये लिखना है आपको। क्या लिखना है कि जिस नंद वंश के शासन काल में, घनानंद के काल में कलिंग जो है मगध के अंतर्गत थी, लेकिन नंद का जब पतन हो रहा था, नंद साम्राज्य खत्म हो रही थी और मौर्य साम्राज्य का उत्थान हो रहा था, उस वक्त कलिंग ने फायदा उठाकर अपने आप को मजबूत किया और स्वतंत्र हो गया। ठीक, अब देखो, किसी भी
किसी भी राजा क्योंकि उस समय क्या होता था, आक्रमण करके देश जीत ली जाती थी, तो किसी भी शक्तिशाली राजा को अपने पड़ोस में शक्तिशाली राजा देखना पसंद नहीं होगा। तो अशोक को भी अपने पड़ोस में कलिंग को उभरते हुए देखना अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि कलिंग पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लें और कलिंग का जो है अपनी स्वतंत्रता खत्म कर दें। तो ऐसी स्थिति में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन उसे इतना ये पता नहीं था कि ये युद्ध इतना भयावह हो जाएगा। इसकी भयावहता का पता लगाइए कि 2.5 लाख लोग मारे गए थे। 2.5 लाख, कितनी बड़ी आबादी है, युद्ध में मारे गए थे। 2.5 लाख लोग घायल हुए थे। घायल होने वाले लोगों की संख्या, उसमें सामान्य जन लोग भी थे और सेना भी था। 2.5 लोग मारे गए, 2.5 लोग घायल हुए। 11,000 सेना को क्या बनाया गया था, बंदी बनाया गया था। हजारों की संख्या में स्त्री और बच्चे बेसहारा हो गए। ये सारी चीजें लिखनी है आपकी। युद्ध तो हमेशा विनाश ही देता है ना, युद्ध से विकास कहाँ होता है मेरे दोस्त, ठीक। तो हजारों लोग जो है, लाखों लोग मारे गए, हजारों स्त्री बच्चे इसे। और उसके बाद अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद एक राजकुमार को उसके देखभाल के लिए राज्यपाल बना दिया। लेकिन इसके व्यापक नरसंहार से, चूंकि अशोक पहले से ही संवेदनशील थे, तो व्यापक नरसंहार से अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिया। क्या करते हैं, प्रभाव के रूप में साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिया। जो अशोक की ये नीति थी कि अपनी साम्राज्य बढ़ाए, इस नीति को त्याग दिया। तो अब देखिए हम क्या बताए हैं कलिंग युद्ध पर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में यह कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है, ठीक। ऐसा माना जाता है कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करके उसे अपना राज्य में शामिल कर लिया। अब कलिंग के बारे में कि घनानंद के शासनकाल में, नंद वंश के शासनकाल में कलिंग मगध का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नंद वंश के पतन के साथ और मौर्य वंश के उत्थान के संक्रमण काल में इसी में कलिंग अपना फायदा उठाकर अपनी विशाल सेना बना ली। तो कलिंग जो है मगध के बगल में अपने पड़ोस में एक शक्तिशाली सेना रखता था और एक मजबूत राज्य था। और किसी भी राजा को अपने पड़ोस में एक शक्तिशाली राजा को देखना अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह अशोक ने क्या चाहा कि कलिंग को जीत लें और अपने में शामिल कर लें। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीता, जिसकी व्यापक 2.5 लाख लोग मारे गए, 2.5 लाख लोग घायल हुए, 11,000 लोगों को बंदी बनाई गई। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने क्या किया कि साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया। साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, मगध के विकास पर ध्यान देना चाहा। साम्राज्यवादी मतलब फैलाने का, नीति का त्याग दिया, जो अभी चीन कर रहा है। साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया और अशोक ने क्या किया, भेरी घोष की जगह, भेरी घोष मतलब युद्ध घोष, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा की। एक शिलालेख में ऐसी चर्चा भी मिलती है कि देवनाम प्रिय को दुख हुआ। अब देवनाम प्रिय कभी युद्ध नहीं करेगा। देवनाम प्रिय को अगर पर कोई अत्याचार भी करेगा तो देवनाम प्रिय जो है खुद सह लेगा, लेकिन उसे पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। देवनाम प्रिय अशोक खुद को कहता था, ठीक। अब है कलिंग युद्ध का प्रभाव। कलिंग युद्ध के बारे में तो चर्चा हो गई, अब इसका प्रभाव देखते हैं। कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव तो आप लिखेंगे कि अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। हिंसा का त्याग कर दिया, अशोक ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया, ठीक। और इसके कारण, अशोक के हिंसा के त्याग के कारण मगध के लिए ये अहितकर हुआ। देखो, राजा अगर शस्त्र त्याग देना, राज्य एक ऐसी चीज है, आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि राज्य शक्ति प्रदान करती है, और जब शक्ति छिन्न होने लगे तो राज्य बिखर जाता है। तो अशोक ने क्या किया, तलवार का त्याग कर दिया। हिंसा का त्याग करना अशोक की राजनीतिक स्थिति के लिए यानी काफी ज्यादा अहितकर साबित हुआ। धीरे धीरे साम्राज्य जो है कमजोर पड़ने लगी। हाँ, हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये चीजें काफी फायदेजनक रही और भारत का नाम काफी ऊंचा हुआ। इससे यह प्रभाव हुआ कि अशोक ने जब धार्मिक नीति और सांस्कृतिक नीति अपना ली तो अशोक से वो अशोक महान हो गए और एक बड़े राजा का रूप में स्थापित हुए। एक बड़ी मोड़ यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों को पढ़ा है कि जो है मगध साम्राज्य का सबसे वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। मगध साम्राज्य का प्रभाव में ही पढ़ा रहे हैं आपको, मगध सब जरा समझिएगा। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानी जाती है बिंबिसार को, और बिंबिसार ने सर्वप्रथम
अंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। किसको? अंग को जीतकर। भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर का, ये अंग कहलाता था उस समय। ठीक, तो बिंबिसार ने क्या किया? अंग को जीतकर, यानी बिंबिसार ने जो प्रथा की चलाई थी कि किसी दूसरे राज्य को जीतकर अपने में मिला लेने का, अशोक ने उस प्रथा का त्याग कर दिया। मतलब कितने सारे वर्ष, यानी वंश, राजवंश, हसीन मासू का ट्रिक बताए थे, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के अशोक ने आकर जाके इस नीति का अब त्याग कर दिया, साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां या साम्राज्य निर्माता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। देखिए, एक प्रश्न है कि एक शासक के रूप में, इस बार इस प्रश्न का संभावना बनता है, इस प्रश्न का, अन्यथा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का। ठीक, उत्थान का कारण पिछले क्लास में हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। वैसे भी कुछ ही वीडियो है, वीडियो खोजिएगा इस चैनल का, पेज जाके भी मिल जाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि एक शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियां हैं, एक साम्राज्य निर्माता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियां हैं, ये बताना है। देखिए, सिकंदर की रवानगी, मतलब सिकंदर के जाने के बाद, सिकंदर जैसे ही भारत गए, 19 महीना के लगभग भारत में रहा था, आपके पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। सिकंदर के जाने के बाद ही, रवाना होने के बाद से ही क्या हुआ कि भारत में एक नए सितारे के रूप में कि कोई एक शासक उभर रहा था, और ये नया सितारा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऐसा माना जाता था कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले योद्धा हैं जिन्होंने भारत को विदेशी शासक से मुक्त कराया। ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सिकंदर के जाने के बाद, सिकंदर ने जिन जिन राज्यों को जीता था उन पर यूनानी शासन हो चुकी थी। ये सारी बातें आपको लिखनी है। सिकंदर के जाने के बाद ही एक सितारा के रूप में भारत में उभरा, जो है ये पहले शासक हुए, यानी पहले योद्धा हुए जिन्होंने भारत की, ये समझिए, भारत की स्वतंत्रता या भारत की आज को विदेशी आक्रमण से मुक्त कराने वाले पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, अब है क्या कि ये पहले थे जिन्होंने भारत पर यूनानी आक्रमण से मुक्त करवाया। जिन जिन राज्यों को सिकंदर ने जीता था उस पर यूनानी शासन स्थापित हो गई थी, उनसे मुक्त कराने का पहला प्रयास किसने किया? पहला सफलता भी किसने पाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाई। इसीलिए भारत के ऐतिहासिक शासक में इन्हें प्रथम शासक माना जाता है जिन्होंने भारत का एकीकरण किया। इन्होंने भारत को क्या बोल सकते हैं, ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण भारत के मैसूर तक जोड़ने का प्रयास किया। इधर पूरब पश्चिम के कामरूप, पश्चिम बोले तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर कामरूप, असम तक को जोड़ने का प्रयास किया था। ठीक, अब इनकी विभिन्न उपलब्धियां निम्न प्रकार है। इतनी सारी व्याख्या करेंगे, ये किया, वो किया, विदेशी शासन से मुक्त करवाया, पहला एकीकरण किया, सिकंदर के जाने के बाद यूनानियों का आक्रमण हो चुका था, इसको मुक्त करवाया। सारी भाषण लिख देंगे, एक पेज पूरा देंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसकी उपलब्धियां क्या क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की निम्न उपलब्धियां है। धैर्य बनाए रखिए, आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर उपलब्धियां देखें तो प्रथम उपलब्धियां, इन्होंने सबसे पहले पंजाब एवं सिंध पर आक्रमण किया था। पंजाब एवं सिंध पर आक्रमण किया। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पंजाब और सिंध पर आक्रमण करके उसे विदेशी शासक या यूनानी शासन से मुक्त करवाई। ऐसा हुआ क्या था कि सिकंदर के मृत्यु के बाद भी उन पर शासन हो रहा था यूनानियों का, लेकिन पंजाब, देखिए क्या बता रहे हैं, पंजाब और सिंध के जो जनता थे वो यूनानियों के शासन से बड़ी त्रस्त थे। वे चाहते थे, विद्रोह करते थे बार बार और दबा दिए जाते थे। उन्हें एक ऐसी नेता की जरूरत थी जो उन्हें स्वतंत्रता दिलाए। तो चंद्रगुप्त ने इसी मौका का फायदा उठाया। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या की, एक ऐसी सेना बनाई जो हिंसात्मक रूप से क्रूर था, हिंसा करता था। यह सेना क्या थे? डाकुओं की सेना थी, चोरों की सेना थी और लुटेरों की सेना थी। इन लोगों की सेना बनाकर इन्होंने एक मजबूत सेना, जो कि यूनानियों को मार काट के भगा सके, हिंसात्मक लोगों की एक सेना बनाई। और इस सेना बनाने के बाद इन्होंने पर्वतक से संधि की, पर्वतक, हिमालय राजा पर्वतक से संधि की, उससे उन्होंने सहायता प्राप्त की यूनानियों को भगाने में। उसके बाद इन्होंने क्या बोले, जो आंतरिक कलह हो रहा था, विदेशी शासन से परेशान थे पंजाब और सिंध के लोग, उस आंतरिक कलह का फायदा उठाकर वहां के जनता को अपने को मिला लिया। और जनता का समर्थन प्राप्त होने के बाद किसी भी जगह को जीतना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद इन्होंने नंदों पर आक्रमण की।
नंदों पर आक्रमण की। उस समय देखो होता क्या, उस समय नंद जो है एक शक्तिशाली राज्य था, इनके पास सेना बहुत अच्छी थी, इनका अर्थव्यवस्था काफी मजबूत था और शासक भी काफी ज्यादा कुशल था। लेकिन शासक क्रूर था, निरंकुश था, जनता पर अत्यधिक कर का बोझ डाल देते थे। उस कर के बोझ से और क्रूरता से मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से नंदों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। और यही नंद किस पर शासन कर रहे थे, मगध पर, और यहाँ से मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि पहली प्रयास जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करने का, वो असफल रहा था। उसके बाद सुसंगठित होकर पुनः प्रयास करके सफलता पाई। उसके बाद अब देखिए, जब ये पंजाब और सिंध को आजाद करवा दिया, नंद पर आक्रमण करके जीत लिया, तो जब फिर से यूनानी सेल्यूकस निकेटर आया अपने खोए हुए, यानी सिकंदर के खोए हुए राज्य को पुनः से पाने के लिए, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे, जिसको हाइडे स्पीच का युद्ध वगैरह से नहीं सर दूसरा है ये। सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका भयानक युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है। और सेल्यूकस निकेटर की हार होने के बाद एक व्यापक संधि होती है, जिसमें बहुत सारे राज्य को, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान को देना पड़ता है वापस, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ जाता है। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित की जाती है ताकि आगे चल के किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना हो। ये किसके साथ होती है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त शादी करता है। ठीक, उसके बाद अन्य विजय की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की अन्य विजय में से आपका सौराष्ट्र का विजय, सौराष्ट्र पर पुष्यगुप्त का शासन था उस समय, उस पर इन्होंने विजय की। दक्षिण विजय का भी चर्चा कुछ मिलता है, दक्षिण भारत जो है मैसूर से आगे तक का विजय की भी चर्चा मिलती है। चलिए हम लोग अंतिम क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण को देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक के द्वारा, इतिहासकारों का क्या मानना है कि अशोक के द्वारा शस्त्र त्याग किए जाने के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। ऐसा माना जाता है कि अशोक और इनके पूर्वज ने जो एक सुदृढ़ मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी पहचान संपूर्ण विश्व में होती थी, उनके उत्तराधिकारियों की विलासिता एवं दूरदर्शिता ने खो डाला। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है ब्राह्मणों की विद्रोह। क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणों का विद्रोह। चूंकि मौर्य साम्राज्य में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था, और बौद्ध धर्म के अपना लेने के कारण क्या बता रहे हैं, ब्राह्मण क्यों विद्रोह करेंगे, क्योंकि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता छिन्न हो रही थी। तो अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, और यह धर्म सहिष्णुता पर आधारित थी। वहां कोई भी कर्म कांड वगैरह सब नहीं होता था, बेकार की चीजें। तो जिस वजह से ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनकी दुकान बंद होती जा रही थी। ऐसा लिख देना नहीं है, लेकिन मिला जुला के संतुलन पे लिखिएगा, नहीं तो ब्राह्मण के पास कॉपी गया चेक करने ना तो गए आप। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं कि ब्राह्मणों ने विद्रोह किया, क्योंकि अशोक ने क्या किया था, संपूर्ण मगध में मौर्य साम्राज्य को, मतलब मौर्य साम्राज्य जब शासक ही लगा लिए तो ब्राह्मण धर्म का पतन होने लगा था। जिस पतन को देखते हुए ब्राह्मणों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया, षड्यंत्र रचना शुरू किया, और मौर्य साम्राज्य को उखाड़ के फेंकने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए अलग अलग साजिश रचने लगे। दूसरा था अशोक का अहिंसा। अशोक, जब ऐसा मान्यता है, क्या मान्यता है, शासक अगर शस्त्र का त्याग कर दे तो राज्य कमजोर पड़ जाता है। क्या बोल रहे हैं, शासक अगर शस्त्र का त्याग कर दे तो राज्य कमजोर पड़ जाता है। अशोक ने क्या किया था, भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपना ली थी, जिस वजह से जो है विद्रोही या उनके दुश्मन अब उनसे कम डरते थे। ठीक, ये भी इसके पतन का प्रमुख कारण है। पहला कारण, ब्राह्मण का विद्रोह क्यों करेगा, बौद्ध धर्म अपना लिया था। दूसरा, अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया था। अशोक की धार्मिक नीति भी, अशोक ने बौद्ध धर्म का कुछ ज्यादा ही प्रचार प्रसार करने लगा, तो हिंदू एवं अन्य धर्म को क्या पहुंची कि ठेस पहुंची, जो उसकी धार्मिक भावनाएं क्या हुई, आहत हुई। उसके बाद एक और है कि अयोग्य उत्तराधिकारी। हम अभी क्या बोले कि अशोक और उनके पूर्वजों ने जो चीजें जमा की थी, उसके उत्तराधिकारियों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो पहला कारण क्या बोले, ब्राह्मणों का विद्रोह। इसमें 4-5 लाइन लिखेंगे। अशोक की अहिंसा,
अशोक की धार्मिक नीति ने अन्य धर्मों को ठेस पहुंचाया, हिंदू जैसे धर्मों को क्या पहुंची, चोट पहुंची, उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी क्या क्या, अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए उतने मजबूत नहीं थे, उतने सुदृढ़ नहीं थे, जो कि इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभाल सके। तो दूसरी अगला कारण क्या था, साम्राज्य की विशालता। अब है कि साम्राज्य का पतन का कारण इसका विशालता ही पड़ी, क्योंकि यह साम्राज्य इतना ज्यादा विशाल हो गया था जिसको संभालने के लिए बहुत ही मजबूत शासक की जरूरत थी, लेकिन अशोक के बाद के उत्तराधिकारी क्या रहे, कमजोर हो गए। अगला अगर कारण देखें तो राज दरबार की लूट। राज दरबार में मतलब देखो क्या कि अशोक की मृत्यु के बाद उसकी रानियां एवं उसके पुत्रों के द्वारा राज दरबारियों के माध्यम से ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धन दौलत आदि हथियाने लगे। साम्राज्य की मजबूती पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मतलब क्या है, राज दरबार के अंदर ही भ्रष्टाचार फैल गई, जो एक बड़ा कारण था। तो अगर पतन का कारण ब्राह्मणों का विद्रोह, अशोक की अहिंसा, धार्मिक नीति, अयोग्य उत्तराधिकारी, साम्राज्य की विशालता और उसके बाद राज दरबार में भ्रष्टाचार का होना, लूट और खसोट। अब देखिए मौर्य साम्राज्य जो टिका हुआ था उसका सबसे मजबूत पिलर था गुप्तचर, लेकिन अशोक के मृत्यु के बाद क्या बोल रहे हैं, मौर्य साम्राज्य जो टिका हुआ था उसका सबसे मजबूत पिलर या स्तंभ था गुप्तचर। अशोक के मृत्यु के बाद गुप्तचर व्यवस्था ही कमजोर पड़ने लगी। ठीक, उसके बाद विदेशी आक्रमण, किसी भी साम्राज्य को कमजोर अगर पड़ना है तो विदेशी आक्रमण। देखिए यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्या कि अगर पूछे ये साम्राज्य क्यों गिरा, वो साम्राज्य क्यों गिरा, तो आप बता दीजिएगा कि धार्मिक नीति, कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक, उसके बाद दरबार के अंदर भ्रष्टाचार, ये सब पॉइंट सब में चलता है। पूछे गुप्त का पतन क्यों हुआ, तो लिखेंगे कि गुप्त के साम्राज्य के उत्तराधिकारी बड़ी कमजोर थे, 4-5 लाइन लिख देंगे कि इन संभाल ही नहीं पाया, ये वो दृष्टि। फिर लिखेंगे दरबार के अंदर भ्रष्टाचार, लूट खसोट मच गई थी, फिर इसमें 5-7 लाइन लिख देंगे गुप्तचर कमजोर पड़ गया था, विदेशी आक्रमण, यूनानियों का आक्रमण होने लगी थी इस समय, उसी तरह गुप्त में हुनों का आक्रमण होने लगा था, इस कारण ये धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए पूरे मौर्य साम्राज्य ही आपको पढ़ा दिए। तो आज की क्लास से एक क्वेश्चन तो पक्का है, और एक क्लास अगर ले लें तो आपका हिस्ट्री का पेपर 1 कंप्लीट और सब्सिडरी वाले का हिस्ट्री का कल्याण। बस मेरे वीडियो देख के चले जाओगे तो प्रश्न नहीं छूटेगा, पक्का।